ओडिशा के एक छोटे से गांव भैरवबन अब धीरे धीरे वीरान होने लगा था। यहाँ न बिजली थी, न स्कूल और ना ही कोई अस्पताल। इसी वजह से गांव के ज्यादातर लोग इसे छोड़कर शहर की ओर जा चुके थे। अरे रघु भैया, और क्या हाल चाल बताओ। नित्या भैया, क्या बताऊं, ठंड का महीना तो चला गया है, फिर भी अजीब सी ठंड लग रही है। अरे हाँ भैया, इस साल पहले ही बारिश आ गई थी, इसलिए ठंड कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। वैसे रघु भैया, एक बात बताओ, कल रात फिर से उस पुराने अस्पताल से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी, तुमने सुना क्या? तभी जगन्नाथ काका धीरे धीरे चलते हुए चाय की टपरी पर आ पहुंचे। अरे कोई गंभीर बात हो रही है क्या? अरे काका, गांव के बाहर जो पुराना अस्पताल है उसकी क्या कहानी है? कल रात फिर से वहां से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। अरे रघु, वो अस्पताल नहीं, मौत का जाल है। जो एक बार रात में उस तरफ गया वो फिर सही सलामत वापस नहीं लौटा। काका, पूरी बात बताओ ना। तो सुनो, लेकिन याद रखना, इसको मजाक में मत लेना और उस तरफ कभी मत जाना। शाम का वक्त था। आसमान में हल्की हल्की लालिमा छाई हुई थी। गांव के बीचों बीच माधव का छोटा सा कच्चा घर था। चारों तरफ खेत और मिट्टी की पगडंडी। दिन भर खेत में मेहनत करने के बाद माधव थका हुआ अपने घर लौटा। जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, उसने ऊंची आवाज में कहा, अरे ओ भगवान, क्या बना रही हो खाने में? ओ जी, सुनते हो? आज सुबह जब तुम खेत में गए थे तो मदनपुर जमींदार के यहाँ से एक आदमी आया था। अच्छा, क्या कह रहा था वो? अरे वो जमींदार साहब अपने पोते का जन्मदिन मना रहे हैं, पूरे गांव को दावत दी है, तुम्हें भी बुलाने आया था। अरे वाह, जमींदार की दावत खाने में तो मजा आ जाएगा। सुनो, फिर कुछ मत बनाओ, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा ले आऊंगा। ठीक है जी, लेकिन एक बात, जल्दी लौट आना, ज्यादा रात मत करना। तभी बाहर से भारी और बुजुर्ग आवाज सुनाई दी। माधव, ओ माधव, घर पर हो ना? हाँ काका, बस आया। अरे काका, अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे तो लग रहा था सब मुझे छोड़कर पहले ही निकल गए होंगे। अरे भाई, दावत का नाम सुनते ही कौन रुकता है। दोनों हंसते बातें करते हुए जमींदार के बड़े हवेली की ओर चल पड़े। रात के लगभग 9 बज चुके थे। माधव ने पेट भरकर खाना खाया और फिर धीरे से बाहर आ गया। आसमान में आधा चांद बादलों के बीच छुप छुप कर निकल रहा था। माधव ने चारों तरफ देखा और खुद से बुदबुदाया, अरे भाई, बहुत रात हो गई है, मुझे तो पता ही नहीं चला समय कैसे निकल गया। और ये काका कहाँ चले गए? अभी तो यहीं बैठे थे। उसने भीड़ में दोबारा झांक कर देखा, पर चमन काका कहीं दिखाई नहीं दिए। माधव थोड़ा परेशान हो गया। भाई, अब मैं कहाँ ढूंढूं? इतनी बड़ी हवेली में किससे पूछूं? कुछ पल वो वहीं खड़ा सोचता रहा, फिर सिर हिलाते हुए बोला, घर ही चला जाता हूँ, काका किसी के साथ आ ही जाएंगे, शायद पहले ही निकल गए हों। यह सोचकर वो हवेली के बड़े फाटक से बाहर निकल आया। बाहर अंधेरा गहरा चुका था। गांव की पगडंडी अब सुनसान पड़ी थी। माधव ने अपनी धोती संभाली और तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ा। करीब 10 मिनट ही चला होगा कि पीछे से एक धीमी मगर साफ आवाज आई, माधव। माधव के कदम अचानक रुक गए। उसने धीरे धीरे पलटकर पीछे देखा। अंधेरे में चांदनी की हल्की रोशनी के बीच चमन काका खड़े थे। अरे काका, आप कहाँ रह गए थे? मुझे लगा आप पहले ही निकल गए होंगे। लेकिन काका ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने बस धीमे स्वर में कहा, चल बेटा, जल्दी चल। उनकी आवाज में पहले वाली हंसी मजाक नहीं थी, कुछ अलग, कुछ ठंडा सा। माधव को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो कुछ बोले बिना उनके साथ चलने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ जिंगुरों की तेज आवाजें और पैरों के नीचे कंकड़ों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। हवा भी अब कुछ ज्यादा ठंडी लगने लगी थी। करीब आधा घंटा बीत गया। माधव को अचानक एहसास हुआ कि रास्ता कुछ अलग है। उसने इधर उधर देखा। ये पगडंडी उसे जानी पहचानी नहीं लग रही थी। वो रुक गया। अरे काका, ये रास्ता कुछ अजीब नहीं लग रहा?
जैसे ये बिल्कुल अनजान हो, और हम इतने देर से चल रहे हैं फिर भी घर नहीं पहुंचे। काका ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। अरे बेटा, यही सही रास्ता है, कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। उनकी आवाज अब और भी भारी और धीमी थी। माधव ने खुद को समझाया, शायद रात की वजह से रास्ता अजीब लग रहा है। तभी अचानक आसमान में तेज गरज हुई, बिजली चमकी और कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ये लो, अब ये बारिश भी शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था। कपड़े कुछ ही सेकंड में भीग गए। तभी बिजली की चमक में सामने कुछ दिखा, एक पुराना टूटा फूटा खंडहर जिसकी दीवारें काली और जर्जर थीं। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और अंदर घुप अंधेरा। काका ने इशारा किया, आ बेटा, इधर चल, बारिश रुकने तक यहीं रुकते हैं। माधव ने खंडहर की तरफ देखा। उसके दिल में हल्की घबराहट उठी। उसे याद आया, बचपन में लोग कहते थे कि इस रास्ते के पास एक पुरानी अस्पताल है जहां कोई नहीं जाता। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि और कोई सहारा नहीं था। दोनों उस खंडहर की ओर बढ़ गए। अस्पताल के अंदर कदम रखते ही माधव को अजीब सा एहसास हुआ। चारों तरफ टूटी फूटी दीवारें थी, छत से प्लास्टर जड़ रहा था, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और हवा जब अंदर आती तो दरवाजे चरमराने लगते। अंदर से तेज सड़ांध की बदबू आ रही थी, जैसे कुछ बहुत दिनों से सड़ रहा हो। माधव ने नाक पर हाथ रखा। तभी काका ने कहा, आजा अंदर आ, वहां एक बेड है, वहीं पर आराम कर लेते हैं। माधव चौंक गया। काका को इस जगह के बारे में कैसे पता? ये तो जैसे पहले भी यहाँ आ चुके हों। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दोनों एक कमरे में पहुंचे। सच में वहां एक पुराना जंग लगा लोहे का बेड पड़ा था। उसके ऊपर फटी हुई गंदी चादर थी। बेटा, तुम यहीं आराम करो, मैं बस हल्का होकर आता हूं। यह कहकर वो अंधेरे गलियारे में गायब हो गए। माधव बेड पर बैठ गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी, छत से पानी टपक रहा था। खाना ज्यादा खा लेने और दिन भर की थकान के कारण उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। रात के ठीक 12 बज चुके थे। अचानक तेज बिजली कड़की। माधव की नींद टूट गई। वो घबरा कर उठ बैठा। अरे बाप रे, इतनी रात हो गई। तभी उसकी आंखों के सामने से एक काली परछाई तेजी से गुजरी। माधव का दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या था? और काका कहाँ गए? उसने घबराकर इधर उधर देखा। वो डरते डरते बाहर निकला और आवाज लगाई, काका, ओ काका, कहाँ हो? चलो, बारिश भी रुक गई है, घर चलते हैं। जैसे ही वो बाहर बरामदे में पहुंचा, उसने देखा एक कोने में कोई काली आकृति खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, बिना हिले, बिना बोले। माधव कांपती आवाज में बोला, अरे काका, तुम हो क्या? चलो जल्दी चलो, बहुत रात हो गई है। कोने में खड़ी वो काली आकृति धीरे धीरे हिली। अंधेरे में सिर्फ उसकी 2 हल्की चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं। फिर अचानक एक भारी घिसटती हुई आवाज गूंजी, घर? कौन सा घर? यही मेरा घर है और आज से तेरा भी घर यहीं होगा। कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। माधव बुरी तरह चौंक गया। उसका दिल सीने से बाहर निकलने को था। काका, ऐसे मजाक मत करो। तभी बिजली चमकी। उस एक पल की रोशनी में माधव ने जो देखा, उसका खून जम गया। वो चमन काका नहीं थे। उनका चेहरा आधा सड़ा हुआ था, आंखें गहरी काली, होंठ फटे हुए। कपड़े भी वही थे, लेकिन शरीर जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रहा था। माधव पीछे हटने लगा। नहीं, ये काका नहीं हो सकते। अचानक पीछे से एक भयानक, कई आवाजों में मिलती जुलती फुसफुसाहट गूंजी। एक और शिकार, आज हमारी भूख मिटेगी। उसने घबराकर आंखें बंद कर लीं और पूरी ताकत से चिल्लाया, बचाओ, बचाओ। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हाथ ठंडा था, लेकिन पहले वाले हाथ जैसा सड़ा हुआ नहीं। माधव धीरे धीरे पलटा। पीछे चमन काका खड़े थे। वो सामान्य दिख रहे थे, वही धोती, वही लाठी,
वही चेहरा। काका ने हैरानी से पूछा, अरे बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो तुझे बाहर ढूंढ रहा था। माधव की सांसें तेज चल रही थीं। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? अभी तो वो समझ नहीं पा रहा था, ये असली काका है या वही काली चीज उनका रूप बदलकर खड़ी है। माधव की आवाज कांप रही थी। काका, क्या सच में ये आप ही हो? हाँ बेटा, मैं ही हूँ। क्या हुआ तुझे? चल पहले यहाँ से निकलते हैं। दोनों तेज कदमों से गांव की ओर चलने लगे। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कुछ देर बाद दूर से गांव की टिमटिमाती रोशनी दिखाई देने लगी। अब माधव को थोड़ी हिम्मत मिली। गांव के पास पहुंचते ही माधव अचानक रुक गया। काका, मुझे आपको सब बताना है। उसने पूरी घटना शुरू से आखिर तक बता दी। बेटा, मैं सब जानता हूँ। माधव चौंक गया। क्या मतलब? बहुत साल पहले उस अस्पताल में आग लगी थी। कई गरीब लोग जिंदा जल गए थे। लोग कहते हैं जमींदार ने जमीन हड़पने के लिए आग लगवाई थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, डर के मारे। तब से वो आत्माएं भटक रही हैं। वो जमींदार को दोषी मानती हैं और जो भी उसके घर जाता है उसे अपना दुश्मन समझती हैं। काका, अच्छा हुआ आप सही समय पर आ गए, वरना मैं तो। तेरी किस्मत अच्छी थी बेटा। चलो काका, घर चलते हैं। मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। ये कहानी है गढ़मुक्तेश्वर नाम के एक ऐसे गांव की, जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा अपनी चादर ओढ़ लेता था। गांव के लोग शहर की चकाचौंध से दूर अपनी एक अलग ही दुनिया में रहते थे। लेकिन इस गांव का एक हिस्सा ऐसा था जहां परिंदे भी पर मारने से कतराते थे। वो था गांव का पुराना सब स्टेशन। अरे भाई, ये कैसा गांव है? अभी शाम के 7 भी नहीं बजे और ऐसा लग रहा है जैसे आधी रात हो गई हो। मोबाइल का नेटवर्क भी चला गया और अब ये बिजली भी गुल हो गई। आर्यन, जो शहर से इस गांव में बिजली की व्यवस्था सुधारने आया, एक युवा इंजीनियर था। तभी उसे बाहर से कुछ लोगों की हंसने बोलने की आवाजें आई। वो बाहर निकला। गांव का एक पीपल का पेड़ था जिसके नीचे कुछ बुजुर्ग और नौजवान बैठे थे। आर्यन उन लोगों के पास गया। दीनदयाल काका, ये रोज का क्या झमेला है? शाम होते ही पूरे गांव का फ्यूज उड़ जाता है क्या? मैं पिछले 3 दिनों से देख रहा हूं। जैसे ही अंधेरा होता है बिजली काट दी जाती है। आओ बेटा आर्यन, बैठो। शहर के लोग घड़ी देखकर चलते हैं, पर यह गांव डर की आहट सुनकर चलता है। यहाँ बिजली हम नहीं काटते, यहाँ की बिजली अपने आप बुझ जाती है। और यकीन मानो, इस अंधेरे में ही सबकी भलाई है। हाँ साहब, बिजली आएगी तो वो सब दिखने लगेगा जिसे कोई देखना नहीं चाहता। क्या काका, आप भी इन अंधविश्वासों में पड़े हैं? मैं कल सुबह ही उस पुराने पावर हाउस जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर गड़बड़ कहाँ है। हो सकता है कोई तार ढीला हो या ट्रांसफार्मर पुराना हो गया हो। आर्यन की बात सुनते ही वहां बैठे सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। हंसी मजाक अचानक एक डरावनी खामोशी में बदल गया। दीनदयाल काका ने बड़ी गंभीर नजरों से आर्यन को देखने लगे। बेटा, तुम यहाँ नए हो, इसलिए तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानेंगे, पर एक बात गांठ बांध लो। उस पुराने पावर हाउस की तरफ जाने वाला रास्ता मौत का दरवाजा है। वो रास्ता उस कुएं के पास से होकर गुजरता है जहां सालों पहले एक हादसा हुआ था। वो जगह अब इंसानों की नहीं रही। वहां हवा भी रुक जाती है और परछाइयां अपने आप चलने लगती हैं। काका, मैं यहाँ काम करने आया हूँ, डरने नहीं। कल सुबह मैं वहां जाऊंगा और आप देखेंगे कि शाम को पूरा गांव रोशनी से जगमगाएगा। आर्यन वहां से पैर पटकता हुआ अपने क्वार्टर की तरफ चल दिया। उसे लग रहा था कि गांव वाले आलसी हैं और काम न करने के बहाने बना रहे हैं। उसने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया। बाहर हवा तेज होने लगी थी। खिड़की के पुराने शीशे खड़खड़ा रहे थे। आर्यन ने सोने की कोशिश की, पर उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कमरे के बाहर नंगे पैर चल रहा हो, जैसे कोई गीले पैरों से बरामदे में टहल रहा हो। आर्यन उठा। उसने दरवाजा खोला और बाहर झांका।
वहां कोई नहीं था सिवाय दूर जलती हुई एक अकेली मशाल के, जो गांव के आखिरी छोर पर धीरे धीरे हिल रही थी। उसे लगा शायद कोई ग्रामीण होगा। वो वापस आकर लेट गया, पर जैसे ही उसकी आंख लगी उसे एक बहुत ही ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। साहब, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरी माँ बहुत बीमार है। आर्यन हड़बड़ा कर उठा। पूरा कमरा खाली था। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसने सोचा शायद ये उसका वहम है, पर तभी उसके दरवाजे पर 3 धीमी दस्तकें हुई। आर्यन बिस्तर पर बैठा हुआ था। तभी दरवाजे पर फिर से वही 3 दस्तकें हुई। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ और नजदीक थी। आर्यन ने कांपते हाथों से कुंडी खोली। सामने एक युवक खड़ा था। उसका चेहरा इतना सफेद था मानो उसमें खून की एक बूंद भी न बची हो। कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि ये सरकारी क्वार्टर है? साहब, माफ करना, मेरा नाम रुद्र है। मैं पास के ही खेत वाले घर से आया हूँ। मेरी माँ, साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें तेज बुखार है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इस बारिश में कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। साहब, मैंने सुना है आप शहर से आए हैं। आपके पास दवाइयां होंगी। कृपया मेरे साथ चलिए। आर्यन को एक पल के लिए अजीब लगा, पर एक बेबस बेटे की पुकार सुनकर उसका दिल पसीज गया। उसे दीनदयाल काका की बातें याद आई, पर उसने सोचा कि शायद कोई वाकई मुसीबत में है। देखो रुद्र, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं तो यहाँ बिजली का काम देखने आया हूँ। पर हाँ, मेरे पास प्राथमिक उपचार की किट है। तुम डरो मत, मैं लेकर आता हूँ। क्या तुम्हारा घर बहुत दूर है? नहीं साहब, बस उस पुरानी पगडंडी के पार जहां वो पुराना कुआं है। हम पगडंडी से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। आर्यन अंदर जाकर कुछ दवाएं अपनी जेब में डाल दी और रुद्र के पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही वे क्वार्टर से बाहर निकले, सन्नाटा और गहरा हो गया। गांव की गलियां सुनसान थी। रुद्र आगे आगे चल रहा था, और अजीब बात यह थी, रुद्र के चलने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। आर्यन को अपनी भारी चप्पल की आवाज सुनाई दे रही थी, पर रुद्र जैसे हवा में तैर रहा हो। वे धीरे धीरे उस पुराने सब स्टेशन वाले रास्ते की ओर बढ़ने लगे। वो रास्ता घने पेड़ों से घिरा हुआ था। पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थी जैसे कोई विशाल हाथ उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। रुद्र, तुम लोग इस सुनसान इलाके में क्यों रहते हो? यहाँ तो बिजली के खंभे भी पुराने हैं। कल मैं इसी इलाके का मुआयना करने वाला था। साहब, हम वहां रहते नहीं हैं। हम वहां बंधे हुए हैं। बरसों से उस कुएं ने हमें कहीं जाने ही नहीं दिया। आप बस चलते रहिए, रास्ता थोड़ा कठिन है। तभी अचानक आर्यन को झाड़ियों में हलचल महसूस हुई। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। दूर अंधेरे में उसे 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। उसे लगा कोई जानवर होगा, पर तभी उसे इंसानी फुसफुसाहट सुनाई दी। एक और शिकार। आज फिर कोई इस रास्ते पर आया है। रुद्र, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? आवाजों पर ध्यान मत दीजिए साहब, वो तो बस भटके हुए लोग हैं। हम पहुंच गए हैं। देखिए, वो रहा मेरा घर। आर्यन ने सामने देखा। एक पुराना घर दिखाई दे रहा था। घर के बाहर एक पुराना बिजली का खंभा टेढ़ा होकर गिरा हुआ था। आर्यन जैसे ही उस घर के आंगन में पहुंचा, उसे एक बहुत तेज सड़न की बदबू आई। ऐसी बदबू जैसे कोई चीज महीनों से वहां मरकर सड़ रही हो। साहब, अंदर चलिए। माँ अंदर इंतजार कर रही हैं। और याद रखिएगा, अंदर जो भी देखें घबराइए मत। वो बस हमारी मजबूरी है। आर्यन का मन कह रहा था कि यहां से भाग जाए, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अंदर का नजारा देखकर आर्यन के हाथ पैर कांप गए। कमरे के कोने में, जहां मकड़ी के जालों और धूल की एक मोटी परत जमा थी, कमरे के अंदर की हवा इतनी भारी और बदबूदार थी कि आर्यन को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो सड़न की महक अब असहनीय हो चुकी थी। एक पुरानी लकड़ी की खाट बिछी हुई थी, जिस पर एक सफेद चादर से ढकी हुई आकृति लेटी थी। रुद्र, कहाँ हो तुम? यहाँ इतनी बदबू क्यों है? और ये तुम्हारी माँ, क्या ये सो रही हैं? कमरे में कोई जवाब नहीं आया। रुद्र,
जो अभी तक आर्यन के ठीक बगल में खड़ा था, अब गायब हो चुका था। तभी खाट पर लेटी हुई उस आकृति में हलचल हुई। चादर धीरे धीरे नीचे खिसकी और एक अत्यंत बूढ़ी औरत का चेहरा सामने आया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखें धसी हुई थी और रंगत बिल्कुल राख जैसी थी। उसने अपनी सूखी और पीली आंखें खोली और सीधे आर्यन की ओर देखा। आ गए बेटा। रुद्र कह रहा था कि शहर से कोई नया साहब आया है जो गांव का अंधेरा दूर करेगा। क्या तुम मेरा अंधेरा भी दूर कर दोगे? आर्यन के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसके नाखून काले और लंबे थे और उसकी खाल हड्डियों से ऐसे चिपकी थी जैसे वो कोई कंकाल हो। जी माँ जी, रुद्र ने कहा कि आपकी तबीयत खराब है, उसे बुलाइए, मैं दवाइयाँ लाया हूँ। दवाई? अब दवाइयों का वक्त गुजर चुका है बेटा। अब तो सिर्फ हिसाब का वक्त है। देखो बाहर उस खंबे को। वो खंबा आज भी प्यासा है। बाहर वही टूटा हुआ खंबा जो रुद्र के घर के बाहर गिरा था, अब अजीब तरह से चमक रहा था। अचानक कमरे की दीवार पर रुद्र की परछाई दिखाई दी, पर रुद्र वहां खुद मौजूद नहीं था। साहब, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको यहाँ क्यों लाया। ये कोई घर नहीं है, ये एक जेल है। 2 साल पहले जब ये खंभा गिरा था, तब गांव के लोग तमाशा देख रहे थे। किसी ने बिजली काटने की कोशिश नहीं की। मैं यहाँ तड़पता रहा। मेरी माँ मुझे बचाने आई और वो भी इसी नीली बिजली की चपेट में आ गई। आर्यन ने देखा कि बूढ़ी औरत खाट से उठकर बैठ गई थी। तो तुम लोग मर चुके हो? रुद्र, मुझे जाने दो, मेरा इसमें क्या कसूर है? मैं तो बस तुम्हारी मदद करने आया था। कसूर आपका नहीं है साहब, कसूर उस सिस्टम का है जिसने हमें भुला दिया। पर आज रात वो खंभा फिर से जिंदा होगा। उसे एक बलि चाहिए ताकि गांव की बिजली हमेशा के लिए लौट सके। मेरी माँ को मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई इस खंबे को अपने हाथों से छुएगा और सारा करंट अपने अंदर सोख लेगा। आर्यन समझ गया कि रुद्र उसे बचाने नहीं बल्कि एक रूहानी सौदे के लिए यहाँ लाया है। वो बूढ़ी औरत अब आर्यन के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। उसके मुंह से निकलने वाली ठंडी भाप आर्यन के चेहरे को छू रही थी। डरो मत बेटा, बस एक बार उस तार को पकड़ लो, सब ठीक हो जाएगा। सारा गांव रोशनी से नहा उठेगा। क्या तुम एक नेक काम नहीं करोगे? तभी अचानक आर्यन को ऐसा लगा जैसे वो किसी घर में नहीं बल्कि किसी कब्र के अंदर खड़ा है। उसने अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से भगवान का नाम जपने लगा। नहीं, ये झूठ है। तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, मुझे छोड़ दो। जैसे ही आर्यन ने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि रुद्र और उसकी मां उसके सामने खड़े होकर उसे घूर रहे थे। उनकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थी। तभी बाहर से एक जोरदार बिजली कड़की और पूरे घर में एक नीली रोशनी फैल गई। आर्यन ने देखा कि रुद्र का हाथ उसकी गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। आर्यन की सांसें धौंकने की तरह चल रही थी। वो कमरे के कोने में दुबक गया था। रुद्र का हाथ, जो किसी ठंडी बर्फ की सिल्ली जैसा था, आर्यन की गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। कमरे की हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि आर्यन के मुंह से निकलने वाली भाप उसे साफ दिखाई दे रही थी। वो बूढ़ी औरत खाट पर बैठी बैठी अब किसी बेसुरी आवाज में रोने लगी थी, पर वो रोना दुख का नहीं बल्कि एक भूख का था। रुद्र, रुक जाओ। तुमने कहा था कि तुम अपनी माँ के लिए मदद चाहते हो। क्या किसी बेगुनाह की जान लेना ही तुम्हारी मदद है? अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम में और उन गांव वालों में क्या फर्क रह जाएगा जिन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की थी? आर्यन की बात सुनकर रुद्र का हाथ एक पल के लिए हवा में ही रुक गया। उसकी काली आंखों में एक पल के लिए दर्द की चमक दिखाई दी, पर अगले ही पल वो फिर से पत्थर जैसी कठोर हो गई। घर की दीवारों से अब गीली मिट्टी चढ़ने लगी थी और खिड़कियों के बाहर वही नीली बिजली अब और तेज कड़क रही थी। साहब, यहाँ कोई बेगुनाह नहीं है। खामोश रहना भी एक जुर्म है। जब मेरा दम घुट रहा था तब सब अपने घरों में दिए जलाकर बैठे थे। आज तुम्हें उस बिजली को महसूस करना होगा जिसने हमारे सपनों को जलाकर राख कर दिया।
अचानक घर का दरवाजा, जो अभी तक पत्थर की तरह जमा हुआ था, खुद ब खुद जोरदार आवाज के साथ खुल गया। बाहर के तूफान ने घर के अंदर की धूल को एक चक्रवात की तरह घुमा दिया। आर्यन ने मौका देखा और बिना सोचे समझे रुद्र के बगल से बाहर की ओर भागा। मुझे भागना होगा, यहाँ से दूर गांव की तरफ। अगर मैं उस कुएं के पास पहुंच गया तो शायद गांव वाले मुझे देख लें। आर्यन बारिश और कीचड़ में फिसलते हुए भाग रहा था। पीछे से उसे रुद्र की डरावनी हंसी और उस बूढ़ी औरत के चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो पगडंडी अब किसी भूल भुलैया जैसी लग रही थी। आर्यन जितनी तेज भागता, उसे ऐसा लगता कि वो वापस उसी पुराने घर के सामने आ गया है। तभी भागते भागते वो उस पुराने कुएं के पास पहुंचा, जिसे गांव वाले यम का द्वार कहते थे। कुआं गहरा और काला था और उसके चारों ओर वही पुरानी बिजली के तार लिपटे हुए थे। आर्यन रुक गया। कुएं के अंदर जहां पानी नहीं बल्कि काले धुएं जैसा कुछ उबल रहा था। आर्यन रुको मत, हमारे पास आओ। यहाँ बहुत शांति है। यहाँ कोई बिजली नहीं, कोई अंधेरा नहीं है।